चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो यहाँ डालते हैं आपकी हेडिंग क्या, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को आप डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लीजिए कि इसको और क्या बोलते हैं आप, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक, अब आप देखिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन आपके 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम, कौन कौन सी 3 लेयर हैं, मेड ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, ये 3 लेयर से मिलकर बनी होती है आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। ओके, अब पहले लिखिए आप एल्वेलाई के बारे में कुछ बातें। तो ये जो आपकी एल्वेलाई है, ये आपकी प्राइमरी साइट है, ये आपकी मेन साइट है गैस एक्सचेंज की। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं आपके, ये क्या है आपके प्राइमरी, ये कह लीजिए आपके क्या, मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब आइए आपके एल्वेलाई पे। तो एल्वेलाई आपके चारों तरफ से ब्लड वेसल्स से घिरी होती है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, इसलिए इसको एनसीईआरटी लिखती है कि ये होती है आपके हाईली वेस्कुलराइज्ड। ठीक है, तो एल्वेलाई क्या होती है आपके, हाईली वेस्कुलराइज्ड, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, अब आते हैं आपके इस मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो चलिए रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाना शुरू करते हैं। तो आप देखिए ये बनाई मैंने एल्वेलाई। ठीक, तो अब देखिए एल्वेलाई की जो वॉल है, तो एल्वेलाई की जो वॉल होती है आपकी सिंगल सेल थिक होती है। ठीक है, सिंगल सेल थिक है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, सिंपल। सिंपल का मतलब ही है कि सिंगल लेयर्ड होती है, सिंगल लेयर्ड। और आप देखेंगे सेल कैसे हैं, थिन और फ्लैट सेल हैं। तो थिन और फ्लैट सेल को आप क्या बोलते हैं, स्क्वैमस। ठीक है, तो ये बनी है आपकी किसकी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। ठीक है, एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। ओके, तो एल्वेलाई की वॉल बनी है आपकी किसकी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल मतलब सिंगल लेयर्ड, और स्क्वैमस का मतलब है आपके के थिन फ्लैट सेल्स हैं। ओके, और ये है आपकी एल्वेलाई, तो यहाँ लिख देते हैं एल्वेलाई। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये है आपके क्या, ये है पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, और पल्मोनरी कैपिलरी को और क्या बोलते हैं आप, एल्वेलर कैपिलरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो एल्वेलर बोल दीजिए या पल्मोनरी बोल दीजिए। ठीक है, तो एल्वेलर और पल्मोनरी कैपिलरी है ये आपके। ठीक है, और यहाँ पे आपके क्या होगा, यहाँ होगा आपके ब्लड, यहाँ है आपके ब्लड, कैपिलरी के अंदर क्या है, ये ब्लड। अब देखिए ध्यान से, तो आप देखेंगे कि इसकी वॉल भी, इसकी जो वॉल है, ठीक है, तो कैपिलरी की वॉल भी आपकी किसकी बनी है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की ही बनी है। ठीक है, तो ये भी किसकी बनी है आपकी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी को आप एंडोथेलियम भी बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं प्यार से, एंडोथेलियम। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब आप देखिए इन दोनों के बीच में जो लेयर है, इन दोनों के बीच में जो लेयर है, ओके, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो लेयर है उसको आप क्या बोलते हैं,
उसको बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, इसको आप बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है, बेसमेंट सब्सटेंस। तो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ पल्मोनरी कैपिलरी, या जिसको आप क्या बोलते हैं एंडोथेलियम, इन दोनों के बीच में जो लेयर है उसको आप क्या बोलते हैं बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। अब बेसमेंट सब्सटेंस आप देखिए किस किस से मिलकर बना है, तो देखिए आप देखेंगे एपिथेलियम के नीचे हमेशा एक सपोर्टिंग लेयर होती है और उस सपोर्टिंग लेयर को आप क्या बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो देखिए यहाँ देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की स्क्वैमस एपिथेलियम के नीचे भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और एंडोथेलियम के नीचे भी आप देख रहे हैं कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये है आपके एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, एल्वुलाई की एपिथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपके एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में स्पेस है और इस स्पेस को आप बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक। तो लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये किस किस से मिलकर बनी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एपिथेलियम, ये कह लीजिए स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ठीक है। और किससे मिलकर बनी है बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ BM, ठीक है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम, और क्या चीज़ है आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम। तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपके स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई की और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपकी किसकी एंडोथेलियम की, और इन दोनों के बीच का स्पेस को आप क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन टू, ठीक है। तो आपने देख लिया बेसमेंट सब्सटेंस आपके किस किस से मिलकर बना है, दो बेसमेंट मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी है एल्वुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन, और दूसरी किसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है एंडोथेलियम की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और दोनों के बीच के स्पेस को आप क्या बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। तो आपने देख लिया ये 3 लेयर से मिलकर बनी है आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, और एक लेयर का नाम क्या है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, और दूसरी मेम्ब्रेन का नाम क्या है एंडोथेलियम, और तीसरी जो लेयर है उसका नाम क्या है बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। अब आप देखिए इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के बारे में कुछ बात करते हैं। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका काम होता है आपके एपिथेलियम को सपोर्ट करना, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये सपोर्ट करती है आपके सपोर्ट एपिथेलियम, एपिथेलियम को सपोर्ट करती है। और दूसरी बात ये है कि ये सेल की नहीं बनी होती है, ठीक है, ये नॉन सेलुलर होती है। जैसे आप देख रहे हैं ना ये तो सेल की बनी है आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वुलाई, ये तो सेल की है, एंडोथेलियम भी सेल की है, ठीक है, स्क्वैमस सेल की है। लेकिन ये जो आपके बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये सेल की नहीं है, ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। तो ये होती है आपके नॉन सेलुलर, नॉन सेलुलर, ये सेल की मिलकर बनी नहीं है, ये आपकी मटेरियल की बनके बनी है, और उस मटेरियल का नाम क्या है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। चलिए आप देखेंगे इसकी जो टोटल थिकनेस है, टोटल थिकनेस तो डालते हैं पहले, टोटल थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जिसको आप बोलते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, वो कितनी होती है, ठीक है, क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, इसका आंसर है 0.01 mm, ठीक है। तो ये होती है आपके 0.01 mm की। तो एनसीईआरटी लिखती है मच लेस देन 1 mm, 1 mm से काफ़ी कम होती है, ठीक है, मच लेस देन 1 mm, 1 mm से 1 मिलीमीटर से काफ़ी कम होती है, ठीक है। चलिए और ये बताइए कि ये थिन मेम्ब्रेन है तो ये फेवरेबल होगी डिफ्यूजन के लिए या अनफेवरेबल होगी, ठीक है। तो फेवरेबल का मतलब है कि ये अच्छी होगी डिफ्यूजन के लिए या ख़राब होगी अगर इसकी थिकनेस इतनी कम है। तो थिन मेम्ब्रेन आपकी अच्छी होती है डिफ्यूजन की, जितनी थिन होगी मेम्ब्रेन उतनी फास्ट डिफ्यूजन होगा, तो इसीलिए ये फेवरेबल है डिफ्यूजन के, ठीक है।
तो आप लिखेंगे क्या, फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन के लिए फेवरेबल होती है। ओके, चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए तो अब बात कर लेते हैं आपकी फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं आपके फैक्टर अफेक्टिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो गैस एक्सचेंज को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 3 फैक्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। और पहला फैक्टर देखिए आप ध्यान से, ये क्या है, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस पहला फैक्टर आपने देखा। ठीक है, तो पहला फैक्टर क्या है, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो आप देखिए, अब मान लीजिए, अब ले लीजिए आप एक बलून और आपके एक टायर। अब बलून और टायर में आप सेम हवा भरिए। ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ एयर आप फिल कीजिए दोनों में। ठीक है, दोनों में सेम हवा भरिए। अब आप मुझे बताइए जल्दी हवा किस में निकलेगी, टायर में जल्दी निकलेगी हवा या आपकी बलून में जल्दी निकलेगी हवा, बताइए। ठीक है, दोनों में से हवा निकलेगी, दोनों में से आपकी दोनों की वॉल से एयर डिफ्यूज़ होकर बाहर आती है। ठीक है, तो आप बताइए किस में जल्दी हवा निकलेगी। बिल्कुल आपके बलून में से तेज़ हवा डिफ्यूज़ कर जाएगी, बलून की वॉल से आपकी हवा जो है तेज़ डिफ्यूज़ कर जाएगी और बलून आप देखेंगे उसमें से जल्दी हवा निकल जाएगी। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी वॉल क्या है, थिन। ठीक है, तो थिन वॉल में से आपके देखेंगे डिफ्यूजन फास्ट होगा। और थिक वॉल, टायर की वॉल, तो टायर से आपकी हवा स्लो निकलेगी, उससे हवा स्लो स्लो डिफ्यूज़ करेगी। ठीक है, तो थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की, रेट ऑफ डिफ्यूजन इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की थिकनेस आप बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, आपके कम होगा। ठीक है, ये मतलब है जितनी मोटी दीवार होगी उतना स्लो डिफ्यूजन होगा। दूसरी चीज़ क्या है आपके, दूसरी चीज़ है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो गैस का पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर के बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है। तो ऑक्सीजन जो प्रेशर लगा रही है इस कमरे की वॉल पे, वो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसी को आप क्या बोलते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। तो अब देखिए रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे अफेक्ट होता है पार्शियल प्रेशर से। तो आप देखेंगे ज़्यादा प्रेशर होगा, ये 2 बलून लीजिए, सेम 2 बलून लीजिए, एक में ज़्यादा हवा भरिए, एक में कम हवा भरिए। ठीक, तो किस में ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ करेगी हवा, किस में रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा, किस में हवा तेज़ी से निकलेगी। तो आप देखेंगे कि जिसमें आपने ज़्यादा हवा भरी है, जिसमें प्रेशर ज़्यादा है, उसमें गैस का डिफ्यूजन फास्ट होगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ठीक है, तो आप देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पार्शियल प्रेशर के। ज़्यादा पार्शियल प्रेशर फास्ट डिफ्यूजन, कम पार्शियल प्रेशर स्लो डिफ्यूजन। ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए क्या है, तीसरी चीज़ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ओके, तो जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी आप देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको अभी समझते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, जितनी ज़्यादा सॉल्युबल होगी गैस उतनी फास्ट डिफ्यूज़ करेगी। और आप जानते हैं कि CO2 की सॉल्युबिलिटी ब्लड के अंदर ज़्यादा होती है O2 से, और ये होती है आपकी 20 से 25 गुना, 20 to 25 टाइम्स। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्युबिलिटी
ऑफ CO2 इज 20 to 25 times more than O2 इन ब्लड कह लीजिए या वाटर कह लीजिए, ठीक है, प्लाज्मा कह लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे है। ये मान लीजिए आपकी एक बर्तन है, ये वेसल है, ये आपकी क्या है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, ओके। और मैंने यहाँ पे आपके एयर ली है, ठीक है, मैंने एयर ली है और एयर के अंदर मान लीजिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 50 mmHg, ठीक है, mmHg। और CO2 का पार्शियल प्रेशर भी मैंने कितना लिया है, 50 ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसका भी क्या है 50 mmHg। दोनों का पार्शियल प्रेशर मैंने इधर लिया है कितना, 50 mmHg, ओके। तो और यहाँ लिया है मैंने ब्लड, ओके। और ब्लड के अंदर मैंने O2 का पार्शियल प्रेशर कितना लिया है 10 और CO2 का लिया है मैंने कितना 10, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस तो सेम है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस तो सेम है। तो आप बताइए मुझे कौन फास्ट डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड के अंदर। यहाँ एयर से कौन फास्ट डिफ्यूज कर जाएगी ब्लड के अंदर, बताइए कौन कर जाएगी। बिल्कुल, तो आप देखेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन इस केस में CO2 का ज़्यादा होगा किससे, O2 से। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। यहाँ देख रहे हैं डिफरेंस तो दोनों का सेम है, ठीक है, और थिकनेस भी सेम ही है, एक ही मेम्ब्रेन है, एक ही मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ कर रहे हैं। और पार्शियल प्रेशर भी सेम है दोनों का, पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस भी सेम है। लेकिन फिर भी CO2 फास्ट डिफ्यूज़ करेगी, क्यों, क्योंकि CO2 की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस solubility of CO2 is more than O2, बस। तो ये आपने देख लिया। तो चलिए, तो आज का टॉपिक है आपके क्या, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस से, ठीक। तो आपकी बॉडी में आप देखिए गैस एक्सचेंज आपके सिंपल डिफ्यूजन से होता है। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब है सिर्फ आपके गैस हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ सिंपली डिफ्यूज कर जाएगी, ठीक है। तो आपकी बॉडी में जो गैस एक्सचेंज होता है वो किससे होता है, अकर बाई सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। तो आपकी बॉडी में गैस एक्सचेंज किससे होता है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ओके। अब आते हैं आपके कि आपकी बॉडी में कितनी साइड पे गैस एक्सचेंज होता है। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी में 2 साइड पे गैस एक्सचेंज होता है, और कहाँ कहाँ होता है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम बनाते हैं आपके किसका डायग्राम, हार्ट का डायग्राम। ये मैंने बनाया आपके किसका, हार्ट का डायग्राम, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो आप देखिए ह्यूमन हार्ट में आपके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक। और 4 चैम्बर आपके, ये मैंने दिखाया आपको 1 2 3 4, ठीक है। तो आपके हार्ट में मतलब ह्यूमन हार्ट में आपके 4 चैम्बर होते हैं। तो ऊपर के जो चैम्बर होते हैं वो छोटे होते हैं और उनको आप क्या बोलते हैं, एट्रियम, ठीक। और जो नीचे के चैम्बर होते हैं वो बड़े चैम्बर होते हैं और उनको आप क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो आप देखेंगे ये जो चैम्बर है ये दोनों एट्रियम है और ये दोनों क्या है आपके, वेंट्रिकल्स है, ओके। अब आप कहेंगे कि ये आपके क्या है, लेफ्ट एट्रियम, मगर ये लेफ्ट एट्रियम नहीं है, ठीक है। आप अपने हिसाब से ही देखेंगे, आप देखेंगे सामने पेशेंट को, तो जो आपका लेफ्ट है वो पेशेंट का क्या होगा, राइट। इसीलिए ये क्या है, ये है राइट एट्रियम, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है आपके, राइट वेंट्रिकल, और ये है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके। चलिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आर ए क्या है, राइट एट्रियम, ठीक है। और एल ए क्या है, लेफ्ट एट्रियम, ओके। और
आर वी क्या है, आर वी है राइट वेंट्रिकल, और एल वी क्या है, एल वी है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए तो अब देखिए ध्यान से, तो हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो वेंट्रिकल के थ्रू होता है। ठीक है, तो हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो वेंट्रिकल के थ्रू होता है, और हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वो एट्रियम में आता है। ओके, ठीक है, तो वेंट्रिकल से ब्लड जाता है और एट्रियम में आता है। ठीक है, आप सुनिए और आप देखिए, जिस ब्लड वेसल से जाता है हार्ट से ब्लड, वो ब्लड वेसल, उस ब्लड वेसल को आप क्या बोलते हैं, एट्रियम। ठीक है, सॉरी, आर्टरीज। ओके, तो आर्टरीज से ब्लड वेसल, आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड लेके जाती है। ठीक है, और वीन वो ब्लड वेसल है जो हार्ट में ब्लड लेके आती है। ठीक है, तो ये देखिए आप, तो ये क्या हो गया आपके, जो ब्लड लेके जा रही है ये हो गया आपके आर्टरी। ओके, ये क्या हो गया आपके आर्टरी, और जो हार्ट में ब्लड लेके आ रही है, ये देखिए तो जो हार्ट में ब्लड लेके आ रही है वो क्या होगी, वेन, और जो हार्ट से ब्लड लेके जा रही है वो क्या होगी आपके आर्टरी। ठीक है, तो ये आपके हार्ट में लेके आ रही है, इसलिए ये क्या है, वेन, और ये क्या है आपके आर्टरी। ठीक है, तो लिख देते हैं पूरा, ये क्या है आपके आर्टरीज, और ये क्या है आपके वेन, वेन्स। ठीक है, तो वेन्स ब्लड हार्ट में लेके आती हैं और आर्टरी ब्लड हार्ट से लेके जाती है। ओके, अब देखिए यहाँ बनाता हूँ मैं क्या, बॉडी टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या है आपके बॉडी टिश्यू। ओके, तो आप देखिए जो ब्लड वेसल्स बॉडी टिश्यू में लेके जाती हैं ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी टिश्यू में लेके जाती हैं ब्लड को, उन ब्लड वेसल्स को आप क्या बोलते हैं, सिस्टमिक बोलते हैं। और जो आर्टरी लेके जाएगी उसको आप क्या बोलेंगे, सिस्टमिक आर्टरी। ठीक है, और जो वेन लेके आएगी उसको आप क्या बोलेंगे, सिस्टमिक वेन। तो ये है सिस्टमिक वेन और वो क्या है आपके सिस्टमिक आर्टरी। ओके, अब देखिए ध्यान से, आर्टरीज से तो गैस एक्सचेंज हो नहीं सकता, तो आर्टरीज आपकी डिवाइड करेंगी, आर्टरीज डिवाइड करेंगी। ठीक है, और आर्टरीज डिवाइड करती हैं किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो आर्टरीज डिवाइड करती हैं यहाँ पे किसके अंदर, कैपिलरीज के अंदर, और गैस एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, कैपिलरीज के थ्रू होता है। ठीक है, तो आप देखिए जो सर्कुलेशन बॉडी का सर्कुलेशन है, जो सर्कुलेशन बॉडी का है, मतलब वो ब्लड वेसल्स जो बॉडी टिश्यू को सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो उस सर्कुलेशन को आप क्या बोलते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये है आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, और ये क्या है आपके सिस्टमिक कैपिलरीज, ये है सिस्टमिक कैपिलरी, सिस्टमिक कैपिलरीज। ओके, और ध्यान से देखिए इसके बाद तो ये देखिए जो आपके हार्ट से लेके जा रही है वो क्या होगी आपके आर्टरी, और जो आपके जो ब्लड वेसल आपके हार्ट में लेके आ रही है ब्लड को, वो कौन सी होगी आपके, वो होगी वेन। ठीक है, तो ये है आपके आर्टरी, और ये क्या है आपके वेन। ओके, चलिए और ये देखिए ये क्या है आपके एल्वियोलाई। ठीक है, तो एक सिंगल बनाई है मैंने, इसलिए क्या लिखा, एल्वियोलस। और ये आर्टरी आगे जाके डिवाइड करेगी कैपिलरीज के अंदर। ओके,
ठीक है। चलिए तो आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए आप जो सर्कुलेशन आपके लंग्स को सप्लाई करता है ब्लड, ठीक है, मतलब लंग्स में लेके जाता है ब्लड को, उस सर्कुलेशन को आप क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये कौन सा सर्कुलेशन है? ये है आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन। दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन है ये। ओके और ध्यान से देखिए, ये जो कैपिलरीज हैं जो लंग्स से प्रेजेंट होती हैं उनको आप क्या बोलते हैं? पल्मोनरी कैपिलरी। और ये है आपके क्या? पल्मोनरी कैपिलरी। ठीक है, चलिए अब आपने देख लिया यहाँ पे, तो आपकी बॉडी में कितने सर्कुलेशन होते हैं? आपकी बॉडी में 2 सर्कुलेशन होते हैं, तो आपकी बॉडी में डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, तो एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन जो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन जो आपके लंग्स को ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है और आपने देखा हार्ट में कितने चैम्बर हैं? हार्ट में टोटल 4 चैम्बर हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर हैं, छोटे चैम्बर हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? एट्रियम। और नीचे के जो 2 चैम्बर हैं, बड़े चैम्बर हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ठीक है, तो आप देखेंगे वेंट्रिकल ब्लड पंप करते हैं और एट्रियस में ब्लड आता है। ठीक है, और आप देखेंगे जो वेसल ब्लड लेके जाती है हार्ट से, उसको आप क्या बोलते हैं? आर्टरीज। और जो वेसल ब्लड लेके आती है किसमें? हार्ट में, उसको आप क्या बोलते हैं? वेन। ठीक है, तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन की आर्टरी हैं उनको आप क्या बोलते हैं? सिस्टमिक आर्टरीज। और जो सिस्टमिक सर्कुलेशन की वीन्स हैं उनको आप क्या बोलते हैं? सिस्टमिक वीन्स। ठीक है, और जो आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन की आर्टरी हैं उनको आप क्या बोलते हैं? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। और जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की वेन है उनको आप क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो ये है क्या? पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब तक हमने क्या देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपल डिफ्यूजन से होता है और आपके 2 साइड पे होता है। कहाँ कहाँ होता है? एक तो होता है आपके एल्वेलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के बीच में। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे, अकर एट 2 साइड, 2 साइड्स पे होता है। ठीक है, 2 साइड्स पे। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे बिटवीन एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरीज। ठीक है, ओके, तो एक कहाँ होता है? आपके एल्वेलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज पे। ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। और एक कहाँ होता है? आपके सिस्टमिक कैपिलरीज और बॉडी टिश्यू के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा आपने क्या? बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज। ठीक है, तो आपकी बॉडी में गैस एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से होता है और 2 साइड पे होता है, बिटवीन एल्वेलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी एंड बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरीज एंड बॉडी टिश्यूज। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर आपके पार्शियल प्रेशर कितना रहता है गैसेस का। तो आप देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है? तो ये होता है आपके 159 mm ऑफ Hg और CO2 का होता है आपके 0.3 mm ऑफ Hg। ठीक है, mm ऑफ Hg का मतलब है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक एयर में PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है? 159 mm Hg और PCO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? 0.3 mm Hg। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एल्वेलाई के अंदर। एल्वेलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर कितना है ऑक्सीजन का? और ये है आपकी कितना? 104। अब हर जगह मैं mm Hg नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइए मैंने सारी यूनिट क्या ली है? mm Hg में ही ली है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है यहाँ पे? ये है आपके कितना? 40। ठीक है, 40 है।
तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वुलाई कितना होता है आपके 104। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वुलाई कितना होता है 40। तो आप देखेंगे हाई पार्शियल प्रेशर कहाँ पर है, हाई पार्शियल प्रेशर है आपके एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का। और आप जानते हैं एयर कहाँ फ्लो करती है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। तो आपके एयर आएगी आपके मतलब ऑक्सीजन आएगी आपके कहाँ, बाहर से अंदर। ओके, और आप जानते हैं कि CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, अंदर 40 और बाहर कितना है 0.3। तो अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, और CO2 कहाँ ट्रैवल करेगी, बाहर। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब इधर देखिए बॉडी टिश्यू को चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए वो ग्लूकोज तोड़ते हैं, और किसकी मदद से तोड़ते हैं, ऑक्सीजन की मदद से तोड़ते हैं। तो पहले मैं यहाँ लिखता हूँ आपके, ये तोड़ेंगे आपके क्या, ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन से मिला करके, ऑक्सीजन से ग्लूकोज तोड़ेंगे, और क्या बनेगा आपके CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, मतलब बॉडी टिश्यू को रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। तो ये आपके ऑक्सीजन कहाँ से ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे आपके यहाँ से, आपकी ब्लड से इन्होंने ऑक्सीजन ले ली। ओके, तो ये आ गई आपकी क्या, ऑक्सीजन। अब ये क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, इस ब्लड में से ऑक्सीजन चला गया, तो ये ब्लड कैसा हो गया आपके, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये ब्लड कैसा है आपके, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये होता है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आप देखेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कितना है, ये देखिए आप। तो यहाँ देखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितना है 40 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 45 mmHg। ठीक है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर आपके पार्शियल प्रेशर है। ओके, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया आपके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और ये देखेंगे यहाँ पे भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पे भी पार्शियल प्रेशर सेम होगा। यहाँ पर भी आपके देखेंगे ये भी क्या है आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी कितना होगा, यहाँ भी होगा आपके कितना 40, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होगा, यहाँ भी 45 ही होगा, क्योंकि ये भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। अब यहाँ पे आ गया आपके ब्लड। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पार्शियल प्रेशर कितना है 40, किसका, O2 का, और यहाँ कितना है ऑक्सीजन का 104। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, और यहाँ पर एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो इसीलिए ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज़ कर जाएगी आपके, यहाँ डिफ्यूज़ कर जाएगी आपके पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर। ओके, और आप देखेंगे यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एल्वुलाई कितना है 40। तो आप देखेंगे CO2 कहाँ डिफ्यूज़ कर जाएगी आपके, CO2 डिफ्यूज़ कर जाएगी आपके कहाँ, एल्वुलाई के अंदर। ओके, तो सिंपल है। तो एल्वुलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, और पल्मोनरी कैपिलरी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, इसीलिए ऑक्सीजन आपके कहाँ आ गई, ऑक्सीजन आ गई आपकी पल्मोनरी कैपिलरी के अंदर डिफ्यूज़ कर गई। और आप देखेंगे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का पार्शियल प्रेशर एल्वुलाई के अंदर क्या है, कम है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। तो इसीलिए ब्लड से आपके CO2 डिफ्यूज़ कर गई किसके अंदर, एल्वुलाई के अंदर डिफ्यूज़ कर गई। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब ये ब्लड के अंदर ऑक्सीजन आ गई, तो ये ब्लड कैसा हो गया, जो मैंने रेड से बनाया है, ये आपके कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आप देखेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 95 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, ये होता है 40 mmHg। ठीक है, तो ये आया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ भी क्या होगा आपके, ये भी क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, ये भी है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और इस वाले ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 95, और CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होगा
ये होगा आपके 40। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 95 और CO2 कितना है आपके 40। और आप देखिए बॉडी टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है आपके कितना 40 और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है बॉडी टिश्यू के अंदर, ये होता है आपके 45। ठीक, और आप देख रहे हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, तो ऑक्सीजन आपके डिफ्यूज़ कर जाएगी कहाँ पे हाई पार्शियल प्रेशर से, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कहाँ पे बॉडी टिश्यू में, जहाँ पर इसका पार्शियल प्रेशर क्या है कम है 40 है। ओके, और आप देखेंगे CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 40 और CO2 का पार्शियल प्रेशर बॉडी टिश्यू में कितना है 45। तो यहाँ पर आपके हाई पार्शियल प्रेशर है CO2 का और यहाँ पे लो है, तो CO2 कहाँ डिफ्यूज़ कर जाएगी आपकी, CO2 कर जाएगी आपके यहाँ डिफ्यूज़। ठीक है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। ओके, तो चलिए आपको ये याद रखना है इसमें, और मैं आपको अब टेबल बनवाऊंगा एक, तो उस टेबल में हम सारी वैल्यू याद कर लेंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं वो टेबल, इसको आप लिख लीजिए। तो ये मिटा देता हूँ मैं, तो यहाँ लिखते हैं आपके क्या टेबल, तो आप लिखिए यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और यहाँ देखिए आप किस में एटमॉस्फेरिक एयर में, ATM एयर मतलब क्या है एटमॉस्फेरिक एयर, और सारी वैल्यू मैं किस में लूँगा mmHg में। ठीक है, तो सारी वैल्यू लूँगा मैं किस में mmHg में एटमॉस्फेरिक एयर, और फिर लीजिए आप किस में एल्विलाई के अंदर, और फिर आप लीजिए किस में आप लीजिए आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, और फिर आप लीजिए किसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, जगह कम है हमारे पास, तो यहाँ लिखते हैं हम एल्विलाई, और यहाँ लिखते हैं आपके क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ लिखते हैं आपके क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, और यहाँ लिखते हैं आपके क्या बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू। तो आप देखेंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है 159 mmHg, और CO2 का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है 0.3। ठीक है, 0.3, और एल्वोलाई के अंदर आप देखिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 104 और CO2 का पार्शियल प्रेशर है यहाँ पे 40, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है 95 और CO2 कितना होता है 40, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 और CO2 कितना है 45, और ऐसे ही बॉडी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है आपके कितना 40 और इसका कितना है CO2 का 45। तो आप याद रखिएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और बॉडी टिश्यू में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है किससे उससे बॉडी टिश्यू में, और आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है आपके ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर से। और देखिए यहाँ पे कितना होता है 45 ओके, और ऑक्सीजन का कितना है 40, ऑक्सीजन का कम रहेगा 40। तो आप देखेंगे CO2 के आपके सिर्फ दो ही पार्शियल प्रेशर होते हैं 40 या 45, और आप जानते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और बॉडी टिश्यू में इसका ज़्यादा होता है, तो कितना होता है 45 और बाकी सब जगह कितना होगा आपके 40। बस एटमॉस्फेरिक एयर में याद रखिएगा कितना होता है 0.3। ठीक है, और ऑक्सीजन का कैसे याद रखेंगे, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में है 159 और एल्वलाई में कितना है 104, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है 95। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और बॉडी टिश्यू में कितना है ऑक्सीजन का 40। ठीक है, चलिए तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी किसकी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हमारा नया टॉपिक, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक, चलिए अब देखिए तो हमें किसका ट्रांसपोर्ट पढ़ना है यहाँ पे,
ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। ठीक, तो हमें किस किस का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है? हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। इन दो गैसेस का ट्रांसपोर्ट पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, अब आप देखिए ये जो ट्रांसपोर्ट है मतलब लंग्स से आपके जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है बॉडी टिश्यू में और बॉडी टिश्यू से CO2 ट्रांसपोर्ट होती है लंग्स में, तो वो किसके थ्रू होती है? वो ब्लड के थ्रू होती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ये ट्रांसपोर्ट कौन करता है? ये आपका ब्लड करता है। ठीक है, तो लंग्स से बॉडी टिश्यू में जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो ब्लड पहुंचाता है और बॉडी टिश्यू से जो CO2 प्रोड्यूस होती है वो आपके कहाँ जाती है? लंग्स में, वो भी आपके ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, चलिए तो ब्लड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए इस वजह से। अब आप देखिए कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ब्लड किस किस चीज़ों से मिलके बना है? अब देखिए, तो पहले लिखते हैं ब्लड के बारे में। ओके, अब आप देखेंगे ब्लड आपके दो कंपोनेंट से मिलके बना है। एक क्या है आपके? फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और एक क्या है आपके? फ्लूइड मीडियम या मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए, मीडियम क्या चीज़ होती है? जैसे मैं आपको सामने बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए एक ब्लड वेसल बनाई मैंने। ठीक है, ये है क्या? ब्लड वेसल। दिस इज ब्लड वेसल, ये है ब्लड वेसल। ठीक है, और इसके अंदर आप देखिए क्या है? ब्लड के सेल्स हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है आपके? RBC है। ओके, और ये मान लीजिए क्या है आपके? WBC है। ये क्या है? RBC। ये क्या है आपके? WBC। ठीक है, और ये क्या है? मान लीजिए ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो देखिए फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है आपके? फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है आपके ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ठीक है, प्लेटलेट्स। और ब्लड सेल कौन कौन से होते हैं? ब्लड सेल्स होते हैं आपके WBC, वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो इनको आप बोलते हैं WBCs। और दूसरे कौन से होते हैं आपके? रेड ब्लड सेल्स। इनको आप क्या बोलते हैं? RBCs। ठीक है, WBC को आप ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूको मतलब होता ही है वाइट या कलरलेस, साइट मतलब होता है सेल। ठीक है, तो WBC को और क्या बोलते हैं आप? ल्यूकोसाइट। और RBC को, रेड ब्लड सेल को, और क्या बोलते हैं आप? एरेथ्रोसाइट। एरेथ्रो मतलब होता ही है रेड। ठीक है, एरेथ्रो मतलब रेड और साइट मतलब सेल। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो आपके ब्लड वेसल्स है और इसके अंदर ब्लड है, और आप देखेंगे ब्लड के अंदर क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आता है? आपकी ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आप देखेंगे प्लेटलेट्स आपके सेल्स नहीं होती हैं, ये सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक बड़े सेल होते हैं बोन मैरो के अंदर जिनको आप मेगा कैरियोसाइट बोलते हैं, उनके फ्रेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये सेल नहीं है, सेल की फ्रेगमेंट है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे ब्लड वाले चैप्टर में। ओके, तो ब्लड सेल कौन कौन से होते हैं आपके? वाइट ब्लड सेल, जिनको आप क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं आपके रेड ब्लड सेल, और इनको आप बोलते हैं एरेथ्रोसाइट। ठीक है, चलिए अब देखिए ब्लड वेसल्स में आपके मैंने बनाए हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स और प्लेटलेट बनाए हैं। ठीक है, तो फॉर्म्ड एलिमेंट बनाए हैं। अब देखिए इन फॉर्म्ड एलिमेंट के चारों तरफ क्या है? मीडियम है, मैट्रिक्स है। और वो मैट्रिक्स कैसा है आपके? लिक्विड मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स ऐसे समझिए आप, मीडियम को ऐसे समझिए जैसे मेरे चारों तरफ क्या है इस टाइम, तो मेरे चारों तरफ आपके एयर है, तो मेरा मीडियम क्या है अभी, एयर। अभी मान लीजिए मैं पानी में डूब जाऊँ, तो पानी में, फिर पानी में डूबने के बाद मेरा जो मीडियम होगा वो एयर से चेंज होकर के क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिक्विड मीडियम। ठीक है, तो गैस से मेरा मीडियम चेंज हो गया अब क्या, लिक्विड मीडियम। ऐसे आप देख रहे हैं इन सेल्स के, इन आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के चारों तरफ जो मीडियम है वो फ्लूइड मीडियम है, लिक्विड मीडियम है। और इस लिक्विड मीडियम को आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक है, तो ये है आपके क्या, प्लाज्मा। चलिए, तो मैंने आपको बताया ब्लड के बारे में। तो ब्लड किस किस चीज़ों से मिलकर बना है। ब्लड के अंदर आपके एक तो फ्लूइड मीडियम है जिसको आप मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और उसका नाम क्या है, प्लाज्मा। और क्या है आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं आपके, ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोला, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोला, और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब आते हैं आपके किस पे, आरबीसी पे। चलिए, तो आरबीसी डालते हैं, और आरबीसी में आप देखेंगे, आरबीसी में रेड ब्लड सेल के अंदर आपकी रेड कलर का पिगमेंट होता है, इसीलिए इनका कलर रेड होता है। ठीक है, तो ये है आपके क्या, रेड कलर का पिगमेंट, रेड कलर्ड पिगमेंट। और इस रेड कलर पिगमेंट का नाम है आपके हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का कलर रेड क्यों है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे रेड कलर का पिगमेंट है, और उस पिगमेंट का नाम क्या है आपके, हीमोग्लोबिन। ठीक, अब हीमोग्लोबिन देखिए आप, दो पार्ट से मिलकर बना है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के आपके कितने पार्ट हैं, दो पार्ट है। एक है आपके प्रोटीन पार्ट, तो ये है आपके क्या, प्रोटीन पार्ट, ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है आपके, प्रोटीन पार्ट है। और हीम क्या है आपके, ये जो हीम है ये है आपके नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में आपने देखा, हीमोग्लोबिन बना है आपके हीम प्लस ग्लोबिन से, और हीम क्या है आपके, नॉन प्रोटीन पार्ट, और ग्लोबिन क्या है आपके, प्रोटीन पार्ट। ठीक, चलिए, अब देखिए आपने पढ़ा होगा जैसे ग्लूकोस, बहुत सारे ग्लूकोस मिलते हैं तो आपके क्या बनाते हैं, सेलुलोज। ठीक, तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोस। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ग्लूकोस है, मान लीजिए एक ग्लूकोस, दो ग्लूकोस, तीन ग्लूकोस, ऐसे सारी एक माला सी बन गई आपकी ग्लूकोस की। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी माला ग्लूकोस की, उसको आप क्या बोलेंगे, सेलुलोज। ऐसे ही आप मुझे बताइए प्रोटीन, तो प्रोटीन किससे मिलके बना है, तो प्रोटीन का मोनोमर क्या है, जैसे सेलुलोज का मोनोमर क्या है आपके, ग्लूकोस। ठीक है, तो सेलुलोज एक पॉलीमर है और उसका मोनोमर, उसकी एक यूनिट क्या है, ग्लूकोस। ऐसे ही प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है आपके, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो प्रोटीन प्रोटीन का मोनोमर होता है आपके क्या, अमाइनो एसिड्स। अब आप देखिए बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो आपकी क्या बनती है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। ठीक है, और पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड होने के बाद प्रोटीन बनाती है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में। ठीक है, तो प्रोटीन कैसे बनता है आपके, आप देखेंगे प्रोटीन बनता है, अमाइनो एसिड की चेन होगी, तो बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलेंगे और एक चेन बनाएंगे बहुत बड़ी, और वो चेन, उस चेन को आप बोलेंगे क्या, पॉलीपेप्टाइड चेन। अब वो चेन फोल्ड करेगी, या हो सकता है मल्टीपल चेन, ऐसी मल्टीपल चेन आपस में जुड़ जाएं और क्या बनाएं, आपके प्रोटीन बनाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आप देखेंगे ग्लोबिन जो ग्लोबिन है ये आपकी एक सिंपल प्रोटीन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। और आप देखेंगे ये कितने, ये आपके 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, 4 पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अमाइनो एसिड की चेन होगी, उससे एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा, और ऐसी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलेंगी, तब जाकर के आपके क्या बनेगा, ग्लोबिन बनेगा, ग्लोबिन। ठीक है, तो इसकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं ग्लोबिन प्रोटीन में। अब आप देखेंगे 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कौन कौन सी है इसमें होती हैं आपके 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन। ठीक है, तो इसमें 2 अल्फ़ा चेन होती हैं
और 2 बीटा चेन होती हैं आपके हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो आप देखिए मैं बना के दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, तो कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए क्या है, ये अल्फ़ा अल्फ़ा है, और ये मान लीजिए क्या है, अल्फ़ा 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 अल्फ़ा, और ये क्या है आपके बीटा बीटा, ठीक है, ये क्या है आपके बीटा बीटा। तो अल्फ़ा अल्फ़ा और बीटा बीटा। अब आप देखिए ये क्या बन गया आपके ग्लोबिन, ठीक है। अब ग्लोबिन के अंदर मैंने क्या दिखाया आपको, ये देखिए ग्लोबिन के चेन के एक अल्फ़ा चेन के सेंटर में क्या है आपके हीम, ठीक, दूसरे अल्फ़ा के सेंटर में क्या है हीम, और एक बीटा के सेंटर में क्या है हीम, और दूसरे बीटा के सेंटर में क्या है हीम, ठीक। तो अब ये बन गया आपके क्या हीमोग्लोबिन, तो ये सब क्या है सेंटर में हीम। तो आप देखेंगे हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन के सेंटर में एक हीम ग्रुप मिलेगा आपको, ठीक है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट हीम ग्रुप मिलेगा। तो आप बताइए मुझे कि एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम हो गए, टोटल कितने हीम होंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक हीमोग्लोबिन में आपके कितने होते हैं, 4 हीम होते हैं, 4 हीम, ठीक है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो एक हीमोग्लोबिन में आपके कितने होते हैं, 4 हीम होते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा हीम का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ यहाँ पर। तो आप देखिए हीम को और देखिए ध्यान से। तो देखिए ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर तो नहीं है, बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको ये। तो हीम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है इसका, ठीक है, बस ये समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। दिस इज़ नॉट कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 2+ क्या है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हीम है, ये जो आपके हीम है आपके कितने 4 पायरोल रिंग से मिलके बना है, ठीक है। ये क्या है आपके 4 पायरोल रिंग, 1 2 3 4, ये जो रिंग है इनको आप क्या बोलते हैं, पायरोल रिंग। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है, ये सही स्ट्रक्चर नहीं है, बस समझाने के लिए। तो हीम आपके किससे मिलके बना है, 4 पायरोल रिंग से, 4 पायरोल रिंग है। और सेंटर में क्या है, सेंटर में है आपके क्या, आयरन, ठीक है, सेंटर में क्या है आपके आयरन। तो सेंटर में है आयरन, ठीक है। तो हीम किससे मिलके बना है आपके, हीम मिलके बना है आपके 4 पायरोल रिंग प्लस सेंटर में आपके आयरन। और ऑक्सीजन जो बाइंड करता है असल में वो इस आयरन से ही बाइंड करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो बाइंड करता है वो इस आयरन से ही बाइंड करता है। तो आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया आरबीसी, आरबीसी के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट होते हैं, एक नॉन प्रोटीन पार्ट हीम और दूसरा प्रोटीन पार्ट जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लोबिन, ठीक है। और ग्लोबिन आपके सिंपल प्रोटीन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसमें 4 सब यूनिट होती हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, ठीक है। और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं अल्फ़ा की, 2 होती हैं आपकी बीटा की, ठीक। तो ये मैंने आपको बना के दिखाई। और हीम आप देखेंगे किससे मिलके बना है, हीम मिलके बना है आपके 4 पायरोल रिंग और सेंटर में आयरन। और आप देखेंगे हर एक पॉलीपेप्टाइड के सेंटर में क्या है, हीम है। और इस तरह से आप देखेंगे एक हीमोग्लोबिन में कितने हीम हो गए, 4 हीम हो गए, ओके। अब मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको कार्टून बना के दिखाऊं हीमोग्लोबिन का, तो कुछ ऐसे बना सकते हैं आपके, देखिए ये देखिए। तो आप कह सकते हैं ये 2 अल्फ़ा 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 बीटा बीटा, ठीक। और आप देखेंगे यहाँ पर
ये सेंटर में क्या है आपके, ये है आपके हीम पार्ट, ये क्या है आपके हीम, दिस इज हीम। ओके, और इसके सेंटर में क्या होगा आपके, इसके सेंटर में होगा आपके आयरन। ठीक है, आयरन 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 आयरन। ठीक है, आयरन। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, कार्टून ऑफ हीमोग्लोबिन। ये मैंने कार्टून बना के दिखाया आपको, कार्टून ऑफ हीमोग्लोबिन। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी तक हमने ट्रांसपोर्ट की बात करी नहीं है। चलिए तो पहले बात कर लेते हैं आपकी किसकी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं आप किसकी, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो आप देखिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो तरह से होता है। ठीक है, ब्लड से होता है, और ब्लड में आपके दो तरह से होता है, थ्रू आरबीसी, आरबीसी के थ्रू। ठीक है, तो आरबीसी के थ्रू कैसे, आरबीसी के अंदर क्या है आपके हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके होता है। ठीक है, बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। ओके, और एक कैसा होता है, थ्रू प्लाज्मा। प्लाज्मा के थ्रू कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी आपने देखा होगा जब आप पानी उबालते हैं तो उसमें छोटे छोटे से नीचे बबल्स बनते हैं। ठीक है, तो वो बबल्स किसके होते हैं, गैस के बबल्स होते हैं। वो गैस के बबल कैसे आ गए उसमें, तो जब आपने पानी उबाला तो उस लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर जो गैस डिज़ोल्व थी वो अब अनडिज़ोल्व हो गई और उनके बबल्स दिख रहे हैं आपको नीचे। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर भी आपके गैसेस डिज़ोल्व कर सकती हैं। ऐसे ही प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा भी तो लिक्विड है, प्लाज्मा भी आप देखेंगे 90 to 92% पानी से ही बना है। तो इसके अंदर भी गैसेस डिज़ोल्व कर सकती हैं, इसके अंदर भी O2 डिज़ोल्व कर सकती है, इसके अंदर CO2 डिज़ोल्व कर सकती है। ठीक है, तो आप देखेंगे थ्रू प्लाज्मा इन डिज़ोल्व स्टेट, डिज़ोल्व स्टेट में, इन डिज़ोल्व स्टेट। ओके, और आप देखेंगे कि आरबीसी से 97% ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, और प्लाज्मा में डिज़ोल्व स्टेट में सिर्फ 3% ही आपके ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम किससे हुआ, आपके आरबीसी से। आरबीसी में आपके हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके 97%, और सिर्फ 3% डिज़ोल्व स्टेट में, प्लाज्मा में डिज़ोल्व स्टेट में होता है। ठीक है, चलिए तो अब आप देखिए ध्यान से ज़रा, ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है, ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, किताब में सिर्फ हीमोग्लोबिन लिखा है, लेकिन आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर भी जो हीम है उसके अंदर जो आयरन है, ऑक्सीजन उससे बाइंड करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन किससे बाइंड करता है आपके, ऑक्सीजन बाइंड करता है आपके आयरन से। तो हीमोग्लोबिन के अंदर जो हीम है उसके अंदर जो आयरन है उससे ऑक्सीजन बाइंड करता है। ठीक, तो मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, आयरन ऑफ हीम, आयरन ऑफ हीम से बाइंड करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको शॉर्ट में लिखूंगा मैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में मैं ऐसे लिखूंगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए कैसे, ये देखिए आप, हीमोग्लोबिन से बाइंड किया आपके क्या, ऑक्सीजन, और इसने क्या बनाया आपके, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ध्यान से देखिए, आप ज़रा ध्यान से देखिए, आप जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन में कितने, 4 हीम होते हैं। ओके, 4 हीम होते हैं, और 4 हीम होते हैं, इसका मतलब ये है एक हीम में आपके एक आयरन, तो एक हीमोग्लोबिन में कितने, 4 आयरन हो गए। ठीक,
और आप जानते हैं कि एक आयरन से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बाइंड करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वन हीमोग्लोबिन कैन कैरी मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आपने देखा कि एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कैरी कर सकता है, मतलब 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से। और ये आपने देख लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स है, आप देखेंगे एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में 4 हीम, तो 4 आयरन, तो एक आयरन से एक ऑक्सीजन, तो इसलिए आपने देखा कि एक हीमोग्लोबिन में आपके मैक्सिमम कितने 4 हीमोग्लोबिन के एक हीमोग्लोबिन में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ आप लिखेंगे 4, और ये हो गया आपके क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये क्या है आपके ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब आप देखिए एनसीईआरटी लिखती है कि ये जो बाइंडिंग है, ये जो आपके ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन से, ये आपके ऑक्सीडेशन नहीं है, ये ऑक्सीजनेशन है। तो देखिए आप लिखता हूँ यहाँ पे स्टार मार्क, दिस इज ऑक्सीजनेशन, ये ऑक्सीजनेशन है, नॉट ऑक्सीडेशन, नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए ऑक्सीडेशन आपके केमिकल प्रोसेस है। जैसे आपने देखा होगा जो आयरन के दरवाजे होते हैं, लोहे के दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं, इसमें आपके जो आयरन है उससे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो बाइंड कर जाती है, वो केमिकली रिएक्ट कर जाती है और बना देती है रस्ट, जो जंग लग जाती है इस पर। तो जंग अब लग गई तो अब वो दोबारा से आयरन नहीं बनेगी। तो ये क्या है आपके ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन क्या होता है आपके इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या है आपके इरिवर्सिबल बाइंडिंग, एक बार ऑक्सीजन बाइंड कर गई तो कर गई। लेकिन ऑक्सीजनेशन क्या है, ऑक्सीजनेशन आपके फिजिकल प्रोसेस है। बस ऑक्सीजन आप देखेंगे, ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन पे जाके बैठ गया, बस जस्ट आके बैठ गया। अब ये आपके यहाँ से उठ भी सकता है, यहाँ से ये निकल भी सकता है, हीमोग्लोबिन से ये हट भी सकता है, डिसोशिएट भी कर सकता है। ठीक है, तो जुड़ भी सकता है, एसोशिएट भी कर सकता है, और निकल भी सकता है, हट भी सकता है, यानी कि डिसोशिएट भी कर सकता है। ठीक है, तो ऑक्सीजनेशन है। तो इसीलिए आप बताइए मुझे कि हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग रिवर्सिबल हो गई या इरिवर्सिबल है, बताइए। तो ये है आपके क्या, रिवर्सिबल। तो आप लिखेंगे दिस बाइंडिंग इज रिवर्सिबल। ठीक है, तो ये बाइंडिंग कैसी है आपके, ये बाइंडिंग रिवर्सिबल है। ओके, चलिए अब आगे देखिए। अब आप देखिए जो हेल्दी अडल्ट है, हेल्दी अडल्ट के अंदर आप देखेंगे 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड लीजिए आप, तो उसके अंदर अगर आप हीमोग्लोबिन देखेंगे तो आपको 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, हेल्दी अडल्ट में, जैसे अंदर मेरे अंदर हेल्दी अडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर, तो 100 ml ब्लड के अंदर उसमें आपको 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 100 ml ब्लड, कितना हीमोग्लोबिन है आपके, 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 100 ml ब्लड कंटेन्स कंटेन्स 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये बात चल रही है अडल्ट्स में। तो एवरेज मान लेते हैं, एवरेज मान लेते हैं, एवरेज एवरेज मान लिया हमने कि 100 ml ब्लड में आपके कितनी है, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये मैंने एवरेज ले लिया। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया आपके, ये एवरेज ले लिया मैंने। ओके, अब आप देखेंगे आपका 1 ग्राम
आपका 1 ग्राम हीमोग्लोबिन तकरीबन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आपके 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। ठीक है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कैरी 1.34 ml ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या है, मैक्सिमम में है, ये मतलब 100% सैचुरेशन पे है। 100% सैचुरेशन का मतलब ये क्या है, जब हीमोग्लोबिन की चारों साइड गिरी हों, मतलब चारों साइड पे, मतलब चारों जो हीम ग्रुप हैं इन चारों पे ऑक्सीजन बाइंड हो, तब उस केस में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन आपके 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके, ये 100% सैचुरेशन पे है, 100% सैचुरेशन पे। ठीक है, 100% सैचुरेशन पे। ओके, चलिए तो आप मुझे बताइए यहाँ पर, आप मुझे बताइए यहाँ पर कि 100 ml ब्लड में, और ये कौन सा ब्लड होगा आपके, ये होगा आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि 100% सैचुरेशन लेंगे तो ये होगा आपके कैसा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप बताइए, तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप बताइए कि कितना ml आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें आपको मिलेगा, देखिए 1 ग्राम में 1.34 ml है और 100 ml में आपके 15 ग्राम है हीमोग्लोबिन। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा आपके, तो ये हो जाएगा आपके 15 × 1.34। ठीक है, समझ में आया। तो 1 ग्राम में 1.34 ml है, तो 15 ग्राम में कितनी होगी, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा आपके अप्रॉक्सीमेटली, आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 20 ml आएगा। ठीक है, तो 20 ml ऑक्सीजन होती है आपकी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको बताया तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपकी कितनी होती है, कंटेन्स 20 ml ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, पहले आप इसको लिख लीजिए आराम से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक चीज़। अब देखिए ध्यान से, पहले समझिए आप कि सैचुरेशन क्या होता है 100%। पहले एक क्वेश्चन करिए, फिर आपके समझ में आएगा। एक क्वेश्चन करिए यहाँ पे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये मैंने लिए आपके कितने, ये मैंने लिए आपके ठीक है, तो ये मैंने आपके क्या लिए, आपके ये मैंने 5 हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल लिए। ठीक, और मैंने अब इसके अंदर ऑक्सीजन बिठाना शुरू करी, ये देखिए 4 4 4। ठीक है, तो 4 आ सकती है मैक्सिमम, 4 आ गई, 4 आ गई, 4 आ गई। ठीक है, तो 4 आ गई। अभी आप बताइए मुझे कि ये हीमोग्लोबिन कितना % सैचुरेटेड है। ठीक है, आप बताइए मुझे, बताइए। सॉरी, अभी आप देख रहे हैं कि ये हीमोग्लोबिन आपके 100% सैचुरेटेड है, क्योंकि हर एक साइड गिरी हुई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी 100% सैचुरेटेड है। अगर मैं यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल दूंगा तो ये 75% सैचुरेटेड हो जाएगा हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें आप देखेंगे 3 साइड गिरी होंगी और एक साइड खाली हो जाएगी, तो ये 75% सैचुरेटेड हो जाएगा। अगर मैं 2 निकाल दूंगा तो आप देखेंगे आप कि ये 50% सैचुरेटेड रह जाएगा। ठीक है, अगर मैं 3 निकाल दूंगा तो ये सिर्फ आपके 25% सैचुरेटेड हो जाएगा। तो अगर आप देखिए इसके अंदर सारी साइड गिरी हुई हैं हीमोग्लोबिन की, तो ये 100% सैचुरेटेड है।
अगर मैं आपके एक ऑक्सीजन हटा देता हूँ तो आप बताइए मुझे, इस क्वेश्चन में आप बताइए परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर करिए जब तक मैं इसको मिटाता हूँ नीचे। तो आप देखिए, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो इसका देखिए कैसा होगा सॉल्यूशन। आपके टोटल साइट कितनी घिरी हुई है, आप देखेंगे टोटल साइट कितनी है इसके अंदर। टोटल साइट है इसके अंदर 4 पंजे 20, टोटल साइट है 20 और आपके 19 ऑक्यूपाइड हैं, इंटू 100 कर देंगे तो आप देखेंगे ये कितना आएगा, ये आएगा 95%। ठीक है, तो सैचुरेशन कितना आया आपके 95%। कैसे निकाला, जो साइट ऑक्यूपाइड है, ठीक है, तो टोटल साइट देखनी है और टोटल साइट कितनी है 20 और ऑक्यूपाइड कितनी है आपके 19, तो 90/20 इंटू 100 आप निकाल दिए 95% सैचुरेशन है किसका, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा 95% सैचुरेशन है और असल में एक्चुअल में भी जो आपका ब्लड होता है वो 95% ही सैचुरेटेड होता है ऑक्सीजन से, वो कभी भी 100% सैचुरेटेड नहीं होता है। ठीक है, तो 100% सैचुरेटेड तो हम आइडियल कंडीशन में मानते हैं, लेकिन ओरिजिनली मतलब रियल लाइफ में आप देखेंगे कि ये सिर्फ 95% ही सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो आप लिख दें यहाँ पे बट एक्चुअली ब्लड, और ये कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, यहाँ पे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। एक्चुअली ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 95% सैचुरेटेड। तो उस केस में आप देखेंगे कि आपके ब्लड में 100 ml ब्लड में 20 ml नहीं बल्कि 19 ml आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 95% सैचुरेटेड है। 100% सैचुरेटेड होता तो आपके 20 ml, लेकिन 95% होता है एक्चुअल में। तो इसीलिए आप देखेंगे कि 100 ml ब्लड में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, तो 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन 19 ml ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो एक बार इसका क्विक रिवीजन देख लेते हैं फटाफट से। तो क्या है इसका, देखिए क्विक रिवीजन। तो देखिए आपको मैंने बताया ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आपके कैसे कैसे होता है, एक होता है आपके आरबीसी के थ्रू, ठीक है, हीमोग्लोबिन से बाइंड करके। एक होता है आपके किससे, प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट से। तो प्लाज्मा में डिसॉल्व स्टेट से आपके 3% होता है सिर्फ, और आप देखेंगे 95% मैक्सिमम, सॉरी 97% आपके किससे होता है, आरबीसी के थ्रू। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम होते हैं और हर एक हीम में आपके एक आयरन होता है। तो एक आयरन से एक ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, इसलिए आप देखेंगे मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन से आपके 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो क्या बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन आप देखेंगे ये जो बाइंडिंग है ये आपके ऑक्सीजनेशन है, ना कि ऑक्सीडेशन। ठीक, और ये रिवर्सिबल होती है, मतलब ये आपके जुड़ भी सकता है और ये निकल भी सकता है, ये एसोसिएट भी हो सकता है, डिसोसिएट भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि 100 ml में, अडल्ट के 100 ml ब्लड में आपको 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन मिलेगा और उसका एवरेज मैंने क्या ले लिया, 15 ग्राम। ठीक, तो आपने देखा कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जब 100% सैचुरेटेड होता है तो वो करता है 1.34 ml ऑक्सीजन कैरी। ठीक, तो इसी हिसाब से मैं देखा कि 100 ml ब्लड के अंदर कितना आपके ऑक्सीजन मिलेगा तो इसको सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 ग्राम के अंदर कितना है, 1.34 ml, तो 15 ग्राम के अंदर कितना होगा आपके 15 × 1.34 ml, और ये आ गया आपके कितना 20 ml। ये कब है, जब आपके 100% सैचुरेटेड हो।
लेकिन आपने देखा एक्चुअल में कितना होता है, 95% होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कुछ साइट्स खाली हैं, इसलिए आपने देखा कि 100 ml एक्चुअल में 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपके 19 ml ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ तक। चलिए, तो आप वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट और पढ़ लेते हैं। ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना ट्रांसपोर्ट होता है एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। वॉल्यूम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में है, मतलब आपकी बॉडी के टेम्परेचर, पीएच और हार्मोन का लेवल ये सब नॉर्मल है, तो आपकी बॉडी की नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मतलब नॉर्मल फंक्शंस हैं आपकी बॉडी के। ठीक है, तो आपकी बॉडी का जब टेम्परेचर नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है और भी सारे फैक्टर्स ये सब नॉर्मल है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आप देखिए कितना कितना आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू को। तो बनाना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये क्या है, एल्वेलाई, तो ये है आपके क्या, एल्वेलस। ओके, और ये फिर से मैंने क्या बनाया आपके, चलो हार्ट को थोड़ा हार्ट जैसे ही बनाते हैं। ये बनाया मैंने, ठीक है, ये बनाया मैंने हार्ट, और ये लिया आपकी क्या, बॉडी टिश्यू। ओके, ये मैंने बनाया आपके सिस्टेमिक वीन, सिस्टेमिक वीन्स। ओके, और ये आपके गलत हो गया, ये एट्रियम में आता है, तो एट्रियम में लेके आएंगे इसको। ठीक है, और ये आपके गया यहाँ। ठीक, और ये आपके इस तरह से कैपिलरीज में डिवाइड करेगा। ठीक, जानते हैं आप क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या है आपके, सॉरी, ये पल्मोनरी वेन है, क्योंकि ये ब्लड लेके आ रही है हार्ट में, तो ये पल्मोनरी वेन है। और ये क्या है, पल्मोनरी, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि ये हार्ट से लेकर जा रही है ब्लड। ओके, और ये हार्ट में लेके आ रही है, तो इसलिए सिस्टमिक वीन, और ये हार्ट से लेके जा रही है, तो इसीलिए ये क्या है आपके, दिस इज सिस्टमिक आर्टरी। ओके, ये मैंने बनाई कैपिलरीज, तो ये है आपकी क्या, सिस्टमिक आर्टरीज। ओके, और ये पल्मोनरी कैपिलरी, और ये सिस्टमिक कैपिलरी, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए अब आप जानते हैं यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एल्वेलाई से आपके ऑक्सीजन आ चुकी है, यहाँ पे एल्वेलाई से जो ऑक्सीजन है यहाँ पे वो यहाँ आ चुकी है, और ये कैसा ब्लड है आपके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो आप देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यहाँ मैं लिखता हूँ आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में
आप देखेंगे कि कितनी होती है, 19 ml पर 100 ml, 19 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, तो आप देखते हैं 19 ml ऑक्सीजन होती है 100 ml ब्लड में। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्योंकि 95% सैचुरेटेड होता है, इसलिए 19 ml। 100% होता ही नहीं है सैचुरेटेड कभी ब्लड। ठीक है, तो 100% सैचुरेटेड नहीं होता, इसलिए आप देखेंगे 95% होता है। तो 95% सैचुरेशन में आप देखेंगे कि 19 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड आपको मिलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, तो 19 ml ऑक्सीजन मिलता है आपको 100 ml ऑफ ब्लड में, वो भी कैसे ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा आपके 19 ml ऑक्सीजन पर 100 ml पर 100 ml ऑफ ब्लड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब आप देखेंगे कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपकी यहाँ पर 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से आपके 5 ml टिश्यू को ट्रांसपोर्ट हो जाता है एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, मतलब जब आपका पीएच टेम्परेचर बॉडी का नॉर्मल है। ठीक है, तो आप बताइए यहाँ पर कितना बचा, तो आप कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आप देखेंगे कि कितना बचेगा, 14 ml ऑक्सीजन बचेगा पर 100 ml ब्लड में। ठीक है, पर 100 ml ब्लड में। तो आप देखेंगे कि ये आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 95% सैचुरेटेड होता है, और ये देखिए आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अप्रॉक्सीमेटली 75% सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो आपको लगता होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, नहीं, वो 75% सैचुरेटेड है, मतलब 4 में से वहाँ पर आपके 3 साइड ग्री हैं, 3 साइड पे आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और ये देखिए आप तो ये आप देखेंगे 14 ml ऑक्सीजन है, यहाँ भी 14 ml होगा, यहाँ भी क्या होगा आपके 14 ml ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर कितना 5 ml ऑक्सीजन आ जाएगी आपके कहाँ पर, एल्वेलाई से आपके किस में, इसमें ब्लड में। तो 5 ml ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगी, तो ये 14 ml से वापस कितना हो जाएगा, 19 ml हो जाएगा। तो बस आपको इतना याद रखना है कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 5 ml आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड हो जाती है टिश्यू को। ठीक है, बस इतना याद रखना आपको इसमें। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट मैच। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला वाला देखिए, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मच थिकर देन अ मिलीमीटर। तो मच थिकर नहीं, मच लेस देन अ मिलीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो थिकनेस होती है वो होती है 0.01 mm, तो 1 मिलीमीटर से काफ़ी कम होती है। तो पहला आपके गलत है। ओके, अब दूसरा देखिए, CO2 सॉल्युबिलिटी इन ब्लड 20 to 30 टाइम मोर देन ऑक्सीजन। तो ये भी गलत है। ये कितना होता है आपके 20 to 25 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। तो ये भी आपके क्या है, गलत। ओके, अब आते हैं आपके एल्वलाई। तो एल्वलाई क्या है, प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, ये ठीक है। तो एल्वलाई होती है आपके प्राइमरी साइट ऑफ गैस एक्सचेंज। तीसरा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है, ना कि 45। तो ये भी गलत है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार रिवाइंड करा देता हूँ। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना होता है, 159, एल्वलाई में कितना होता है, 104, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है 95, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में होता है 40। ठीक है, और 100 ml ऑफ ब्लड में आपके 12 से 16 ग्राम, लेकिन यहाँ पे देखिए mg लिखा है, mg का मतलब होता है आपके मिलीग्राम। तो ये भी गलत है। ठीक है, इसको ध्यान से करिएगा। 100 ml ऑफ ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है आपके मिलीग्राम। mg का मतलब
मिलीग्राम। अगर लिखा होता है ऐसे GM तब ठीक है, GM का मतलब होता है ग्राम, ठीक है। खाली G लिखा होता उसका मतलब भी क्या होता है, ग्राम, लेकिन यहाँ लिखा है mg, mg का मतलब है मिलीग्राम, तो ये गलत है। 5 ml ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है पर 100 लीटर, ये देखिए ये गलत लिखा है, लीटर नहीं मिलीलीटर में, ठीक है। तो 100 ml ब्लड आपके 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है आपके लीटर। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर, एटमॉस्फेरिक एयर में आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है, नहीं ये कितना होता है 159, एल्वलाई में 104 होता है, तो ये भी गलत हो गया। हीम प्रोटीन पार्ट है, ये भी गलत, हीम आपके नॉन प्रोटीन पार्ट है, ग्लोबिन आपके प्रोटीन पार्ट है। RBC 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ये ठीक है, तो 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट RBC के थ्रू होता है। 1.34 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1 ml ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत लिखा है। 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरी 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन, तो ये उल्टा लिखा है, तो ये भी गलत है आपकी, ठीक है। तो ये क्विक रिवीजन के लिए MCQ दे दिया मैंने आपको एक।